गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ और यह पाठ कामतानाथ जी ने लिखा है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार आधुनिक युग ने मतलब मशीनों ने जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे उनका रोज़गार छीन लिया है। किस प्रकार जो मशीन युग जो अब आया है उसने कितने लोगों का रोज़गार उनसे छीन लिया और किस प्रकार पहले से लोग बिना मशीनों के भी वही चीज़ें कितने आसानी से बना लिया करते थे। मशीनों से आसानी तो आई है लेकिन लोगों का रोज़गार भी गया है। तो इस पाठ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो लेखक कामतानाथ जी बोल रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे क्या लगता था, सबसे अच्छा लगता था, सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, लेखक को सुंदर सुंदर लाख एक वैक्स होता है, वैक्स टाइप का, वैक्स मतलब चिपका मतलब चिपकने वाला पदार्थ जो होता है उसको कहते हैं वैक्स। तो क्या था, उसकी क्या करता था, सुंदर सुंदर गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मतलब यही शौक था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेते। तो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो अपने मामा के गांव जाते थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा शौक इसी का था कि वहाँ से जब लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी रंग बिरंगी, और ये ऐसी इतनी प्यारी सुंदर होती थी वो कि सारे बच्चों का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि वैसे तो वो अपने मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा बोलना चाहिए था उसे, परंतु वो उसे बदलू काका बोलते थे। ठीक है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान जो था वो ऊंचाई में बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। तो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मकान था उसके सामने एक बड़ा सा क्या था, बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। बड़ा सा आंगन था वहाँ पे और उसके सामने क्या था, एक नीम का वृक्ष था। ठीक है, एक नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर, तो लेखक कह रहा है कि उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख तो लेखक इसमें कह रहे हैं कि जहाँ पे नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था और बगल में उसके भट्टी थी और उसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। चौखट मतलब वो क्या कह सकते हो, बैठने के लिए एक तख्ता टाइप पड़ा रहता था जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो क्या करके जिसके ऊपर वो क्या करता था, लाख को पिघलाकर मुलायम होने पर उसे सलाख के समान, सलाख अर्थात क्या होगी, सलाई, धातु की छड़ जैसे, ठीक है, उसके समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियाँ रखी रहती। तो क्या कहते हैं लेखक कि पास में ही 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियाँ मतलब गोल लकड़ी, गोल और मुठियादार लकड़ी जो कि ठीक ठोकने पीटने के काम आती हो, वो रखी रहती थी, जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो जो बदलू क्या था, वो क्या करता था, लाख के चूड़ी का आकार देकर वो उनको मुगेरियों मैंने आपको बताया गोल लकड़ी जो थी उसमें
चढ़ाता था और उसको चिकना बनाता और तब फिर एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के पश्चात मतलब बाद वह उन पर रंग करता था। ठीक है। वह यह बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू ये काम कहाँ करता था? एक मचिए, मचिए मतलब एक छोटी खाट होती है, वहाँ पे बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, जो बहुत पुरानी थी। ठीक है। बगल में उसका हुक्का रखा रहा और उसके खाट के बगल में उसका हुक्का रखा था जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। तो लेखक कह रहे हैं कि गांव में ज़्यादातर उनका वक्त जो था दोपहर का वो किसके साथ बीतता था? बदलू के साथ। और वह जो बदलू है वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था और जैसे ही वो उनके बदलू के पास पहुंचता तो उसके लिए भी एक छोटी खाट मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 6-4 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। और जो लेखक बोलता है कि जब वह चूड़ियाँ बना लेता था तो चूड़ियाँ बनाने के बाद वह बदलू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था और लगभग रोज़ वह क्या करता था, 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा जब बन जाता था तो वह उसे बेलन पर चढ़ाता था और कुछ क्षण मतलब कुछ समय के लिए वो उसे ऐसे दिखता था जैसे कि वो बेलन ना होकर किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था मतलब चूड़ी बेचने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसका क्या था? पैतृक। मतलब कि पहले क्या होता था, सब अपने पेशा जो था वो ऐसे चुनते थे कि उनके पूर्वज क्या करते थे, तो वो उसका पैतृक पेशा। उसके पूर्वजों ने भी चूड़ियाँ बनाई तो उसने भी चूड़ियाँ बनाई। ठीक है। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ, वो क्या करता था, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत खपत मतलब उसके सामान की बिक्री क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और उस गांव में सारी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे और आसपास के जो अगल बगल उनके गांव के अगल बगल जो गांव थे वहाँ के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। लेकिन वो क्या करता था, चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। उसका क्या तरीका था? वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय क्या था? पुराने प्राचीन काल में प्रचलित थी ये कि क्या था, पैसों से ना खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना। ये था वस्तु, ये होती है वस्तु विनिमय की प्रक्रिया। ठीक है। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते। और वो क्या करता था, चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर अनाज लेता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू कैसा था? बहुत ही सीधा साधा इंसान था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक इन्हें ऐसा क्यों बोला सीधा था? क्योंकि उन्होंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। तो लेखक कहते हैं कि शादी विवाह के अवसरों पर वो भले क्या होता, थोड़ा जिद्दी हो जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त से चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। तो लेखक कह रहे हैं कि शादी विवाह के अवसर पर वो क्या करता था, मुफ्त में चूड़ियाँ नहीं देता था, परंतु विवाह भले ही पूरी ज़िंदगी भर उससे चाहे कोई कैसे भी लेगा ले, लेकिन वो शादी विवाह के समय सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है। तो अब लेखक क्या कहते हैं, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। वो कहते हैं क्योंकि जो सुहाग के जोड़े का महत्व भी कुछ ऐसा ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़कों के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। तो लेखक कहता है कि उसे एक घटना याद आती है। वो कहता है कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी भी किसी बात पर जरा सी बात पर वो क्या था, बहुत गुस्सा हो गया था और उसे मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए थे का ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कि बहुत कठिनाई से उसे मनाया। ठीक है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते। तो विवाह में इसी जोड़े का मूल्य बोलते हैं कि इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज भी मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी 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 अर्थात क्या, पगड़ी का मतलब कि सिर पर लपेट कर बांध, जो कपड़े से बंधी होती है ना, बांधने वाला कपड़ा। ठीक है, उसे पगड़ी कहते हैं और रुपये भी मिलते थे। ठीक है, अलग से।
अब लेखक क्या कहते हैं, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो लेखक कहते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी भी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कुट उठता। मतलब वो अंदर ही अंदर क्या होता था, कुट उठता। मतलब क्या हो जाता था वो, कुट उठता मतलब क्रोधित होता था। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो लेखक कहता है कि क्या कहता, वो उससे घंटों बात किया करता था बदलू, और वो कभी उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी उसके घर के बारे में, और कभी वो उससे शहर के जीवन के बारे में पूछता। उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते, तो वो उसे उत्तर देता कि शहर की तो बात ही कुछ और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। ठीक है, वैसे बोलता है बदलू। वो बोलता है कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ क्या करते हैं, अपनी औरतें जो हैं वहाँ वहाँ क्या करते हैं, अपनी पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बोलता है बदलू लेखक से कि वहाँ की तो औरतें क्या है, अपने पति का हाथ पकड़ के चलती है। वहाँ की क्योंकि उनकी कलाई क्या, और वह तो उनकी क्या होती है, कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच आ जाएंगी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं वो। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी क्या करता था बदलू, उनकी अच्छी खासी खातिर करता था, मतलब उनको बहुत आव भगत करता था। ठीक है, जिन दिनों वो कहता है जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल। लेखक कहते हैं कि जब भी उसकी क्या होती थी, गाय होती थी, तो वो क्या करता था, उसके गाय का दूध होता तो वो उनके लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में क्या करता था वो, आम की फसल में मैं रोज उसके यहाँ से जाकर दो चार आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेखक कह रहा है लेकिन इन सब बातों के अतिरिक्त मतलब अलावा वो जिस कारण से उन्हें अच्छा लगता था वो यह था कि वो लगभग उनके लिए रोज लाख की एक दो गोलियां बना देता था। ठीक है, अब वो बोलता है मैं बधुआ हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। तो यहाँ पे लेखक बोलता है कि वह क्या करता था लेखक बोलता है कि वो बहुत वो क्या करता था, किसी भी तरह से गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बधुआ मतलब किसी भी तरीके से वह अपने मामा के वहाँ चला जाता था गर्मियों की छुट्टी में, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तो लेखक कहता है कि लेकिन दो तीन बार मैं अपने मामा के वहाँ गया था, तभी मेरे पिताजी की क्या हुई, दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में ना जा सका। तब लगभग 10 वर्षों के बाद मैं जब वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि, तो लेखक बोलता है कि जब वो 8-10 वर्षों के बाद गए अपने मामा के वहाँ, तो वहाँ वो इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें लाख की गोलियों में कोई रुचि, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, क्योंकि बचपन में तो उनको बहुत अच्छे लगते थे, लाख की गोलियों में बहुत रुचि थी, तो वो बदलू के पास जाते थे। तो वो बोलते हैं अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। तो कहते हैं इसलिए मुझे गाँव में होते हुए भी बदलू का कोई ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। तो ये कहते हैं कि इसी बीच मैंने देखा कि गाँव की सारी जो औरतें हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तो वो कहते हैं कि विरले ही मतलब कुछ ही हाथों में उन्होंने क्या देखी, लाख की चूड़ियाँ देखी। तो वह बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलता है, कुछ ही हाथों में उन्होंने क्या करी, कांच की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो कहते तब उन्हें एक दिन अचानक क्या हुआ, सहसा मतलब अचानक उन्हें क्या हुआ, बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। तो लेखक बताता है कि बात ऐसी हुई थी कि बरसात में उनके मामा की छोटी लड़की जो थी वो आंगन में गिर पड़ी थी, और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। कह रहे कि मेरे मामा क्या थे उस समय
घर पे नहीं थे, मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो कहते मैंने ही उसकी मरहम पट्टी करी थी। तो कहते हैं कि तभी अचानक, सहसा मतलब अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। तो उससे मिल आने का उनको विचार आया। अतः शाम को वो क्या करे, घूमते घूमते उसके घर चले गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो बदलू वहीं पे एक मंच पर, क्या, नीम के एक बड़े से चबूतरे पर, नीम के नीचे गोल ऐसा होता है ना चबूतरा जैसा, उसमें नीम का पेड़ था वहाँ पे, और वहाँ उसमें वो खाट पे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो वो कह रहा, मैंने क्या कहा बदलू से, नमस्ते बदलू काका। फिर उसने बोला नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, ठीक है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कहते कि वो जब मैंने उन्हें नमस्ते कहा तो नमस्ते भैया कहकर उठकर खाट में बैठ गए, लेकिन और उनकी तरफ निहारते रहे, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। मैं हूँ जनार्दन काका। वो कहते कि मैं जनार्दन हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। आपके पास से, मतलब वो अपना परिचय देते हैं बदलू को। मैं आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। वो कहते मैं आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए। तो वो कहते कि क्या हुआ फिर, जब उसे याद नहीं आया तो वह उसकी ओर देखता रहा। तो लेखक कहता बदलू चुप रहा। जब उसने परिचय दिया तब भी वो चुप रहा। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी स्मृति पटल, मतलब अपनी मेमोरी में, मतलब अपनी यादों में अब अतीत का ऐसा चित्र उतार रहे थे बदलू। और तब उसे जब वो उसे लेखक याद आया तो एकदम बोले कि आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका, ये उत्तर दिया लेखक ने। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर लेखक बोलता है कि कुछ देर फिर शांति रही। लेखक कहते हैं कि कुछ देर फिर शांति रही। फिर मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मैंने इधर उधर नज़र घुमाई, और ना तो उसकी मचियाँ नजर आई, ना ही भट्टी। कहते ना मुझे उनकी छोटी खाट नजर आई, ना ही उसकी भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कहते हैं मैंने पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद हो। कहते काम तो बहुत साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ को कोई पूछता नहीं है। गाँव गाँव में कांच का प्रचार हो गया है। गाँव गाँव में सब कांच का प्रचार हो गया, मतलब सब गाँव के कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह कुछ देर तो चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। तो वो कहता है खेत भी क्या होता है, मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, ये लेखक ने जवाब दिया, ठीक है। और वो जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो नाजुक होता ही है लल्ला करके बोला बदलू ने, और वह खांसते, फिर उसे कहते कहते खांसी आ गई, वो बहुत देर तक खांसता रहा। तो लेखक कहते कि मुझे उसकी खांसी से ऐसा लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसकी उम्र बढ़ गई थी और उसका शरीर क्या हुआ था, ढीला पड़ चुका था। उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसे मेरे लेखक कहते हैं कि जाने कैसे उसे मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो लेखक जब ये सोच ही रहे थे कि शायद उसे दमा है, तो वो लेखक बोलते हैं कि पता नहीं उसने कैसे मेरे मन की बात जान ली बदलू ने, और उसने मुझसे जवाब दिया कि दमा नहीं है मुझे फसली खांसी, और यह महीने 2 महीने में आती रहती है और 10-15 दिन में ठीक हो जाती है। फिर लेखक ने बोला, मैं चुप रहा। मुझे लगा अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब परेशानी। उसके अंदर क्या है, कोई बहुत बड़ी बात, पीड़ा है उसे जो छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ हाथ काट दिए। तो लेखक कहते हैं कि मैं तब सोच रहा था कि मशीनें जब से आई है कितने लोगों का रोज़गार चल गया। हाथ काट दिया मतलब कितने लोगों का मशीन युग ने क्या कर दिया, रोजगार छीन लिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कहते कि फिर कुछ देर शांति का माहौल बन गया जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बात बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि आम की फसल अब कैसी है काका। तो उन्होंने पूछा बदलू से कि आम की फसल कैसी है काका। तो कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, क्या मैंने
कुछ देर बाद बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो फिर बदलू ने जवाब दिया, अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। उसने क्या करा, बोला कि अच्छी है बाबा, बहुत अच्छी। उसने लहक कर मतलब खुश होकर उत्तर दिया, ठीक है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, और अपनी बेटी को आवाज़ दी, बोला, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। उसने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ दिया, बोला कि लल्ला के लिए आम ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, और फिर मेरी ओर मुड़कर, मेरी ओर देखकर उनने बात करके बोला कि माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल गया था। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो फिर लेखक जवाब देता है बदलू को कि मैंने आम तो बहुत खाए हैं। तो वो कहते हैं कि वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो बदलू बोलता है कि बिना आम खिलाए मैं आपको कैसे जाने दूंगा। तो फिर लेखक बोलता है कि मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद आ गए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, उसने पूछा। तो वो कहते हैं तो बदलू जवाब देते हुए कहता है कि गाय कहाँ है लल्ला, वो तो 2 साल बेच दी, कहाँ से खिलाता अब, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं बचा था तो गाय के लिए चारा कहाँ से लाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह बहुत तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो इतने में उसकी बेटी रज्जो क्या हुई, लेखक के लिए बहुत सारे आम ले आई डलिया में। तो लेखक ने जवाब दिया कि इतने में कहाँ खा पाऊंगा काका। तो वो बोलता है, वाह वाह, वह हंस पड़ा और सहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बगत में खा जाता था। तो बदलू ने लेखक से बोला कि क्या बोला कि वाह, बोला कि आप तो हंसते हुए बोला कि आप शहरी हो ना, मैं तो आपकी उम्र में इससे 4 गुना ज़्यादा आम एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर लेखक कहते हैं कि मैंने उसे उत्तर दिया, आप लोग की तो बात अलग है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लाल कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो फिर लेखक कहते हैं कि बदलू ने लेखक से अपनी बेटी से बोला कि बेटा, लल्ला को 4-5 आम छाट कर देना, सिंदूरी वाले देना। और फिर वो बोलते कि देखो लाल कैसे आम लाल हो रहे हैं, और यह पेड़ इसी साल बनाए हैं, इसी साल खड़ा हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। तो लेखक कहते हैं कि रज्जू ने क्या करा, 4-5 आम उंगली में लेकर, हाथ में लेकर उनकी ओर बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। तो लेखक कहता है, जब मैंने आम लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, मतलब एक पल के लिए, उसके हाथों पर ही रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो लेखक कहते हैं कि उसके गोरे गोरे हाथों पे लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी, मतलब बहुत जच रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। तो वो कहते हैं कि बदलू ने उनकी बेटी के कलाइयों की चूड़ियाँ देखते हुए देख लिया था। तो उन्होंने बोला कि यह आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने पैसे मुझे दे। वो कहते कि वो मुझे 10 आने दे रहे थे, पर मैंने जोड़ा नहीं दिया, मैंने कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और वो कह रहे मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर बाद में वहाँ से चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। वो कहते हैं कि मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, मतलब वह मशीनी युग आने से इतना परेशान नहीं हुआ, फिर भी वो उसने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व जो था, उसका जो स्वभाव था, उसका जो नेचर था, वो कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से टूट जाने वाला नहीं था। वो इंसान आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। और ये किसने लिखा है पाठ, इसके लेखक है कामतानाथ जी। ठीक है, अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कहानी से, इसमें है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बचपन में क्या था, लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू के काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगिया गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गाँव चाव से जाता था। और गांव के सभी लोग बदलू को क्या करते, बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू को मामा ना कहकर क्या करता, काका कहकर बुलाता था। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। यह प्राचीन काल में यह प्रक्रिया बहुत ही
प्रचलित थी, ठीक है। तो वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे उस समय, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण क्या वर्तमान समय में वस्तु का लेन देन रुपयों के द्वारा होता है, ठीक है। विनिमय की प्रचलित पद्धति उस समय क्या था, अब क्या है, पैसा है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इस पंक्ति में क्या कर रहे हैं, लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन लिया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। अब उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहाँ क्या करा, उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली और मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। उस अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन को बहुत कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों से उनका रोजगार छिन गया और उनका क्या हो गया, और अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया था। काम न करने से उसके शरीर भी ढल गया और उसके हाथों पर नशे उभर आई थी, वह बीमार रहने लगा था। अब क्या है, कहानी से आगे। अपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने उसकी कारीगरी सीखने का प्रयास किया तो उसका विषय में लिखिए, ठीक है। दूसरा क्या है, लेखक की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख की वस्तु का कौन कौन से राज्यों में होता है ये लिखना है। और लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और कौन सी चीज़ें बनती हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब है अनुमान और कल्पना। पहला क्या है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। लेखक बोल रहा है कि क्या घर में मेहमान के आने पर आप उसका सत्कार कैसे करेंगे, आपको खुद ही लिखना है। आपके छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या, ये भी आपको खुद लिखना है। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास के इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। फिर क्या चल, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों से किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न 5 के, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। ये सब पूरा आपको करना है, ठीक है। भाषा की बात पे पहला क्या है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर की अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं ये कहता भी था ना। तो व्यंग्य वाक्य में पहले जैसी औलाद कहाँ, जैसे बोलते हैं लोग ना, यही बोलते हैं कि आज के समय में पहले जैसी हो गया। तो व्याख्या क्या है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख में आमतौर पर ये बात सुनने को मिलती है कि क्यों, और इससे क्या पता चलता है, उनके मन में छिपा दर्द दिखता है। और व्यंग देखने को मिलता है कि उनका मानना है कि आजकल की संतान जो बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। अब दूसरा प्रश्न, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, ये सब, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो पाठ में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, इन सभी के उदाहरण लिखने हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक में लल्लो, रज्जो, आम, ये सब आ गए। जातिवाचक में चरित्र, स्वभाव। व्यक्तिवाचक में जैसे बदलू,
बेलन, मचिया। ठीक है। जातिवाचक में आदमी, मकान, शहर। भाववाचक में स्वभाव, रुचि, व्यथा। ठीक है। अब प्रश्न 3 है, गाँव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त समय को बखत, उम्र में वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो ये हमें देखना है। तो अब ऐसे कितने लोग हैं, जैसे कि इंसान, गम, औलाद, ये है। तो इनका जो होता है, इनका सिर्फ बोल ये शब्द अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। ये आपको शब्दार्थ दिए हैं लास्ट में, यहाँ से आप अपने शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपको। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो।